सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ, जहां पर कुलगाम के हवाले से बात करें। 2 एनकाउंटर वहां पर कल देखने को मिल रहे थे, जिसके चलते फिलहाल एक बड़ी खबर सामने आ रही है कुलगाम में, जहां पर बताया जा रहा है कि अभी तक 6 मिलिटेंट और 2 फौजी एहलकार हलाक हुए हैं। फरसल कुलगाम में 4 मिलिटेंट और 1 फौजी हलाक हुआ है और मुर्तगाम कुलगाम में 2 मिलिटेंट अब तक हलाक बताए जा रहे हैं और साथ ही साथ 1 फौजी एहलकार भी हलाक हुआ है। कल जिस तरीके से कुलगाम में जो 2 झड़पें हैं वो देखने को मिली थी, जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले में 2 अलग अलग झड़पों में कम से कम अभी तक 6 मिलिटेंट हलाक हुए हैं, ये खबर सामने आ रही है। और इसके अलावा 2 फौजी एहलकार भी हलाक हुए हैं। इतलात के मुताबिक 4 मिलिटेंट और 1 फौजी एहलकार चिनीगाम फिरसल कुलगाम में मारे गए हैं, जबकि 2 मिलिटेंट आज सुबह मुर्जगाम में मारे गए हैं। जबकि फौजी एहलकार की बात करेंगे, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कल दोपहर को एक फौजी एहलकार जो है वो हलाक हो गया था। दोनों मुकामात पर अभी भी ऑपरेशन जारी है। ड्रोन और दीगर निगरानी के आलात का इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है। और तस्वीरें भी आपके सामने है कि जो ये एनकाउंटर है, कल 2 जगह पर एनकाउंटर देखने को मिला, अलग अलग जगह पर। कुलगाम की बात करें वहां पर, जिसमें से अभी तक जो खबर सामने आ रही है कि अभी तक 6 मिलिटेंट कुल मिलाकर हलाक किए गए हैं और इस ऑपरेशन में जो 2 फौजी एहलकार हैं वो भी हलाक हुए हैं। बात करें कुलगाम की, तो कल 24 घंटों के दौरान 2 एनकाउंटर जो देखने को मिले थे, जिसके चलते सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कहा जा रहा था कि उन्हें एक स्पेसिफिक इनपुट मिलता है, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन किया जाता है और जो मिलिटेंट छुपे थे वहां से जो गोलियों की शुरुआत की जाती है और उसके बाद जवाबी कार्रवाई भी की जाती है और जो एनकाउंटर में ये पूरी झड़प तब्दील हो जाती है। और जिसमें से अभी तक जो अपडेट सामने आ रहा है कि 6 मिलिटेंट हलाक हुए हैं और फिलहाल दोनों मुकामात पर जो ऑपरेशन जारी है। और इसी पर हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमीद कुलगाम से ज्वाइन कर चुके हैं। हमीद, बताएगा अभी क्या कुछ अपडेट है वहां का? अगर मोटरगाम की हम बात करेंगे, अभी तक 2 लाशें साइट से बरामद की गई है, जहां कल रात को ही उस मकान को गिरा दिया गया था जहां पे मिलिटेंट ने पनाह ली थी। उसको कल रात को 11 बजे के करीब उसको एक धमाके से उड़ा दिया गया है। सुबह सवेरे ही वहां पे मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया। मलबे से पहले तो 1 लाश बरामद हुई है, उसके बाद अभी दूसरी लाश भी बरामद हुई है, जो कि पुलिस ने अपनी तहवील में लेकर उनको अपने साथ लेके गए हैं और एफएसएल जो रिपोर्ट है वो लाने के लिए श्रीनगर उनको भेज दिया गया है। अभी यहाँ पे मोटरगाम में अभी भी इस वक्त फौज पूरी तरह से इस मोटरगाम को यहाँ फौजी छावनी बनाया गया है। बहुत सारी गाड़ियां, वो काफी सारी फौज यहाँ पे इस वक्त खड़ी है। जी जिस तरीके से कुलगाम में जो 2 जगहों पर जो एनकाउंटर है वो देखने को मिला, तो कितनी दूरी पर ये जगहें हैं और अभी तक क्या कुछ अपडेट है कि कितने मिलिटेंट अभी तक हलाक हुए हैं और कितने मिलिटेंट अभी भी छुपे हो सकते हैं? क्या अभी भी ऑपरेशन वहां पर जारी है? हाँ, अभी भी ऑपरेशन दोनों जगहों पे चल रहा है। जहाँ पे R7 पुलिस के सरबराह ने ये तस्दीक कर दिया कि 6 मिलिटेंट इसमें मारे गए हैं और 2 आर्मी पर्सनल भी इसमें शहीद हो गए हैं और उसने इसकी तस्दीक कर दी है। दोनों जगह पे इस वक्त भी तलाशी कार्रवाई भी चल रही है और फौज भी पूरी तरह से अभी भी डटी हुई है। जहाँ पे चिनगाम की हम बात करेंगे, वहाँ पे चिनीगाम में अभी और 1 मिलिटेंट की तलाश जारी है। और अगर मोटरगाम में देखेंगे, मोटरगाम से तो पूरा फाइनल हो गया है, अभी इनकाउंटर साइट को नहीं छोड़ दिया गया, मगर 2 लाशें इनकाउंटर साइट से बरामद की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमीद जानकारी देने के लिए। आपको कुलगाम से अपडेट किया जा रहा था कि वहां पर अभी भी जो ऑपरेशन है वो जारी है। तो चलिए, जहां पर डीजीपी RR7 की तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर कुलगाम एनकाउंटर की बात करें उस हवाले से डीजीपी RR7 की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। उनकी तरफ से तस्दीक की गई है कि कुलगाम झड़पों में 6 मिलिटेंट जो है वो हलाक हो गए हैं और उनके इसके अलावा
उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल हुई है और उन्होंने भी कहा कि लोग जो है मिलिटेंसी का खात्मा चाहते हैं। डीजीपी RR सिविन की तरफ से ये बड़ा बयान जो है वो देखने को मिला। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल की तरफ से कहा गया कि कुलगाम में मिलिटेंटों की हलाकतें सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए अहम संगमेल है। डीजीपी RR सिविन की तरफ से कहा गया कि 2 मुख्तलिफ मुकामात पर झड़पें हुई हैं, 6 मिलिटेंटों को मार गिराया है और उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी माहौल को मजबूत बनाने में ये काफ़ी अहमियत रखती है और उन्होंने ये भी कहा कि लोग मिलिटेंसी के खात्मे के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, कोई सुनिए। मिशन के हिसाब से 2 अलग-अलग एनकाउंटर साइट्स पे एनकाउंटर्स हुए हैं। बॉडी की कंफर्मेशन के हिसाब से 6 आतंकियों का हमारे यहाँ का खबर है। जी सर, कितनी बड़ी सफलता है ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि काफ़ी चल रहा था पिछले दिनों से इंटेलिजेंस इनपुट जिस अंदाज से जम्मू में कुछ टेरर अटैक्स हुए थे और लगातार उसके बाद ऑपरेशंस आपने शुरू किए। डोडा में 4 टेररिस्ट्स मारे गए, उसके बाद बारामूला में और अब साउथ कश्मीर के कुलगाम में। निस्संदेह ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में मजबूती लाने के लिए ये सक्सेसेस बहुत मायने रखते हैं और एक सब्सटेंटिव तौर पे भी और एक मैसेजिंग के तौर पे भी ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की और लोगों का बढ़ चढ़ कर इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की जो फ्लो है उससे जाहिर होता है कि ये एक फाइट जो है वो लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचेगी और इसमें लगातार इस तरीके का सक्सेसेस आते रहेंगे और जो भी कोशिश होगा दूसरे साइड से, उन्होंने मजबूर हैं अपने कोशिशों से बाज नहीं आने का, पर हम अपनी सिस्टम को, अपना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, एजेंसीज़ और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, सब मिलकर और ख़ासकर जैसे मैं बार बार जगह जगह पर कहता हूँ कि अवामी सपोर्ट के साथ, लोगों के साथ इस चीज़ को हम ज़रूर जीतेंगे। कन्फर्मेशन। इधर बदामी बाग श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्किद हुई जिस दौरान कुलगाम झड़प में हलाक हुए 2 फौजी जवानों को खिराज अकीदत पेश की। तकरीब में चिनार कोर के कमांडर, चीफ सेक्रेटरी UT जम्मू कश्मीर, DGP जम्मू कश्मीर, दीगर मुअज़्ज़िज़ीन और तमाम रैंक के अफसरान मौजूद थे, जिन्होंने LNK प्रदीप कुमार और सिपाही परवेन जंजाल प्रभाकर को खिराज अकीदत पेश की। फौज के मुताबिक जवानों की बहादुरी और कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। इधर राजौरी जिले में एक फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग के एक वाकये में एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ, जहां पर बताया जा रहा है कि जिला के मंजाकूट इलाके में फौजी कैंप के करीब सुबह के वक्त ये पूरा मामला पेश आया, जिसमें से ये बताया जा रहा है कि फौज कैंप पर मिलिटेंटों ने हमला किया, जिसके बाद फौज ने भी जवाबी कार्रवाई की और ये बताया जा रहा है कि एक फौजी जो है इसमें जख्मी हो गया और बाद में उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी पर आपको मजीद तफसील दे रहे हैं राजौरी से हमारे नुमाइंदे जमशीद मलिक। देर रात को राजौरी के घुलुत्ती इलाके में फौज की चौकी पर मिलिटेंटों की तरफ से फायरिंग की गई, जिसके जवाब में सेना ने भी फायरिंग की और इस फायरिंग के दौरान एक जवान जख्मी हुआ। इस वक्त मैं पंचायत घुलुत्ती में हूँ, ब्लॉक मंजाकोट, और ये पूरा इलाका मैं ऊपर वाला आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ आप देख सकते हो कि घना जंगल और घने जंगल के साथ साथ आबादी भी घनी है और टॉप पर पूरे इलाका जितना इसका ऊपरला इलाका है टॉप का, इस सब पे फौज है और फौज के इन्हीं इलाकों में देर रात को इस तरह की खबर सामने आई थी कि इस इलाके में मिलिटेंटों ने फौज की चौकी पर हमला किया है, जिसमें कुछ रोंद फायरों की आवाज़ सुनाई दी गई, जिसमें एक फौजी जवान जख्मी हुआ और उसके बाद लगातार फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी गई
गिरी। और गुलुती का ये इलाका मैं आपको दिखाऊं, इसके आगे का ये पूरा इलाका जो आज से 15 या 20 साल पहले बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी में मुतासर था। और इस इलाके में कई बड़े साने भी हुए थे, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ी को भी मिलिटेंटों ने हिट किया था, जिसमें कई जवानों ने अपनी जानें गंवाई थी। और ये पूरा इलाका इस वक्त जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गुलुती का इलाका है, जहाँ सुबह तकरीबन 3 बजे के आसपास इस तरह की खबर आई थी कि फौज की चौकी पर मिलिटेंटों ने हमला किया, जिसके बाद फौज की तरफ से फायरिंग की। और इस फायरिंग के दौरान एक फौजी जवान जख्मी हुआ है। और खिते पीर पंचाल के अंदर पिछले कुछ अर्सा से लगातार मिलिटेंसी की वारदातों में इजाफा देखने को मिला। बिलखुसूस वो इलाके जो इससे पहले मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा मुतासर इलाके थे, इन इलाकों में, क्योंकि ये जो इलाका मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस इलाके के बिल्कुल पिछले तरफ चले जाएं तो थाना मंडी का पूरा बेल्ट लग जाता है। और इस वक्त मैं मंजाकोट के इलाके में खड़ा हूँ। और इसके इस तरफ अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये टॉप वाला इलाका, जो टॉप पर पहाड़ियाँ आपको नजर आती हैं, इसके पीछे बिल्कुल पाकिस्तान है और लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक के इलाके हैं। इस तरफ बॉर्डर और इस तरफ लगातार, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आज सुबह तकरीबन 3 बजे के आसपास इस तरह की खबर सामने आई थी कि मिलिटेंटों ने फौज की चौकी पर हमला किया, जिसमें एक फौजी जवान जख्मी हुआ है, जिसको फौरी इमदाद के लिए, तिबी इमदाद के लिए फौज के अस्पताल। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा जम्मू के दौरे पर हैं और आज उनका दूसरा दौरा है। और जहां पर उनार का जो है वहां पर दौरा किया और आज जम्मू में जो है उनका दूसरा दौरा है। जिस तरीके से जो एक मीटिंग थी उसके लिए जम्मू पहुंचे थे और आज दूसरे दिन है। और कहा जा रहा है कि आज रघुनाथ मंदिर में जो है जेपी नड्डा ने खसूसी पूजा में हिस्सा लिया। और इसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि एम्स जम्मू का भी वो दौरा करेंगे और वहां के लिए रवाना हो चुके हैं। जम्मू में कोर ग्रुप की जो मीटिंग थी उसके लिए यहाँ पर पहुंचे थे और फिलहाल कहा जा रहा है कि जो मीटिंग है जम्मू में कोर ग्रुप की, वो मीटिंग खत्म हो गई है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने पार्टी कारकुनों से जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार रहने को कहा है। और आज जो है आज दूसरा दिन है उनका और एम्स जम्मू का जो है वो उन्होंने दौरा किया है। जिस तरीके से आप तस्वीर भी देख सकते हैं कि जेपी नड्डा जो है एम्स जम्मू पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पर दौरा किया है। और जिस तरीके से आज उनका दूसरा दौरा है और यहाँ पर जो जम्मू में जो कोर ग्रुप की मीटिंग थी उसकी सदारत इन्होंने की थी और फिलहाल जो मीटिंग है वो खत्म हो गई है। और जेपी नड्डा ने पार्टी के कारकुनों से जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार रहने को कहा है। और जिस तरीके से जो एक अहम मीटिंग थी जहां पर कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर तबादला ख्याल किया गया था और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में जो इंतखाबात आने वाले उस हवाले से भी बातचीत की गई थी। और फिलहाल आज जेपी नड्डा जो है एम्स पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने दौरा किया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि आज जेपी नड्डा का दूसरा दौरा है, दूसरा दिन है जम्मू का। जिस तरीके से कल जम्मू पहुंचे थे और आज दूसरे रोज भी जो है वो जम्मू में है और एम्स जम्मू पहुंचे हैं फिलहाल। इससे पहले रघुनाथ मंदिर में जो है उन्होंने खसूसी पूजा में हिस्सा ली और कहा जा रहा है कि आज भी कुछ मीटिंग है जो कि जारी रहेगी। लेकिन जो मीटिंग थी कोर ग्रुप की मीटिंग वो खत्म हो गई है, जिसपे जम्मू कश्मीर के अहम जो मसाइल थे उन पर तबादला ख्याल किया गया और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात के हवाले से भी बातचीत की गई। टैगोर हॉल श्रीनगर में बुक्स इंटरनेशनल और JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज ने किताब द स्विंग 70s का इजरा किया, जिस दौरान LG मनोज सिन्हा मेहमान खसूसी रहे। LG मनोज सिन्हा के अलावा चीफ सेक्रेटरी अतल दिलो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल्चर सुरेश कुमार गुप्ता, DGP RR स्वेन, DIG सेंटर कश्मीर और किताब द स्विंग 70s के एडिटर्स इस मौके पर मौजूद रहे। श्री सुरेश, श्री शांतनु, साथ में वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब हैं। यह कहना अनुचित होगा कि 70 के दशक से पहले ही बॉलीवुड और जम्मू कश्मीर के बीच एक भावनात्मक रिश्ता, इमोशनल रिलेशनशिप स्थापित हो चुकी थी। सुबोध मुखर्जी, शक्ति सामंत, सूरज प्रकाश जैसे अनेक फिल्म मेकर्स ने जम्मू कश्मीर की भौगोलिक सुंदरता के साथ साथ इसके समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को भी सिनेमा के माध्यम से देश के कोने कोने तक
पहुंचाने का काम किया था। बाद के वर्षों में रणधीर कपूर, जे ओम प्रकाश, यश चोपड़ा, गुलजार, मनमोहन कृष्ण, मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा जैसे अनेक दिग्गजों सिनेमा के माध्यम से जम्मू कश्मीर की ब्रांड पोजीशनिंग की और उसे विदेशी लोकेशन से बेहतर ऑप्शन के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। मैं ये भी आज कहना चाहूंगा कि सैकड़ों फिल्मों की शूटिंग ने जम्मू कश्मीर में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय सिनेमा हॉल का कल्चर भी खूब पला बढ़ा। उस दौर में बॉलीवुड और जम्मू कश्मीर के बीच गहरा रिश्ता आवाम की आकांक्षाओं को देश की आकांक्षाओं से जोड़ने का प्रयास करता था। 80 के दशक में पड़ोसी मुल्क द्वारा प्रायोजित आतंकवाद ने जम्मू कश्मीर के सपनों और आकांक्षाओं दोनों की भ्रूण हत्या की थी। शांति रहेगी तभी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, शांति रहेगी तभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी चलेगी, शांति रहेगी तभी बिजनेस चलेगा। ये बात हर व्यक्ति को समझने की जरूरत है और मेरा सबसे अनुरोध इसमें आपकी भी अपनी भूमिका हो सकती है। आप भी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें। मैं एक बार पुनः निरुपमा जी और शांतनु जी को इस पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आने वाली पीढ़ी के लिए आपने एक खूबसूरत विरासत का निर्माण किया है, जिससे सिर्फ अतीत का जो नॉस्टैल्जिया है बल्कि उस दौर के जीवन मूल्य, समाज की उपलब्धियां और चुनौतियों की झलक भी मिलती है। तो चलिए, श्रीनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का एक बड़ा फैसला सामने आया है। एसोसिएशन ने बार के आइन में कुछ तब्दीलियां जो है वो की है। जम्मू कश्मीर सियासी हल तलब मसले को हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से जो है ये बड़ा फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर सियासी हल तलब मसले को हटा दिया गया है, यानी कि जो बार एसोसिएशन के आइन में जो है वो तब्दीली की है। जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन ने ज़िला इंतज़ामिया को इत्तला दी है कि उन्होंने नए बार के आइन में तब्दीली की है। ज़राए के मुताबिक हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी रिवायती मौक़िफ़ में तब्दीली लाकर जम्मू कश्मीर के सियासी मसले में लचक पैदा कर दी है। ज़राए के मुताबिक हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू कश्मीर ने लफ्ज़ मुतनाज़िया और हल तलब को आइन से निकाल दिया है। और क्या कुछ जानकारी है, इस पर हमारे साथ जो है इमरान नायकू ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान बताएगा कि क्या कुछ जानकारी है। जी बिल्कुल, ये एक अहम पेशरफ्त हुई है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने आइन में एक अहम तरमीम की है, अमेंडमेंट की है। और गुज़िश्ता रोज़ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के कश्मीर चैप्टर ने कॉन्स्टिट्यूशन से, आइन से अपना एक अहम जो पैराग्राफ है उसको रिमूव कर दिया है, उसको हटा दिया है। ये पैराग्राफ जिसमें लिखा था कि कश्मीर बार एसोसिएशन है इसके हल के लिए कोशिश करेगी, और इस हवाले से अब बार एसोसिएशन ने अपने हटा दिया है। क्योंकि आप जानते हैं कि 2020 में पहली मरतबा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, और इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर की जानिब से एक ऑर्डर इशू किया गया था, जिसमें बार एसोसिएशन से ये कहा गया था कि वो इस चैप्टर के बारे में वजाहत करें कि जो जिसमें उन्होंने कहा है कि ये कश्मीर मसले के हल के लिए जो है कोशिश करेंगे। और जिसमें साथ साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा था कि चूंकि ये जो इस पैराग्राफ में लिखा है कि कश्मीर डिस्प्यूट की जो बात हुई है, चूंकि कश्मीर एक भारत का एक इंटीग्रल पार्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपने उस ऑर्डर में लिखा था, और साथ ही कहा था कि ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और 2020 से लेके 2024 तक हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो इंतखाबात है उस पर रेस्ट्रिक्शंस आयद की गई। हालांकि कोविड में भी इंतखाबात नहीं हुए थे, लेकिन इस बार इस इंतखाबात पर दफा 144 जो है वो नाफिज किए गए, और इस हवाले से अब बार एसोसिएशन ने फैसला लिया है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने आईन में तरमीम की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी सामने आया है, और उस तनाजुर में भी अब जो ये टर्म है कश्मीर डिस्प्यूट या जिस डिस्प्यूट की ये बात कर रहे हैं उसको अपने चैप्टर से हटा दिया है।
और कुछ अहम चीजें अपने कम्युनिकेशन में बार एसोसिएशन ने की है, जिसमें ये भी जिक्र किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया हमें अपने हमारे मामलात में मुदाखलत ना करे और यह बहाना ना बनाए कि लॉ एंड ऑर्डर का खतरा है, और इसलिए इसमें अब हमारे जो मामलात है उसमें हमें बिल्कुल कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए और हम अपने इंतखाबात कर सकें। साथ साथ ये भी कहा गया है चलिए कि बहुत शुक्रिया इमरान जानकारी देने के लिए। इमरान आई को आपको अपडेट कर रहे थे कि जहां पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से जो ये एक बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर आइन में जो है कुछ तब्दीलियां की है। मरकजी हुकूमत जहां जम्मू कश्मीर में खेल और खिलाड़ियों को हर मुमकिन ताउन और मदद फराहम करने की कोशिश कर रही है, वहीं पर जम्मू कश्मीर में आते आते कोशिशें नाकाम नजर आती हैं। सरहदी जिला राजौरी में खिलाड़ियों के लिए खसूसी मराकज़ और ओपन स्टेडियम अगरचा बनाए गए हैं, ताहम ना वो मरकज़ काबिल इस्तेमाल रहे हैं। स्टेडियमों की हालत ना ही सुधरी है। मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम राजौरी एक ताज़ा मिसाल है जिस पर लाखों रुपए सर्व किए गए हैं, ताहम ज़मीनी सूरत हाल क्या कुछ है, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा जमशीद मलिक की ये रिपोर्ट देखिए। खेलकूद को बढ़ावा देने और नौजवानों को खेलकूद की तरफ लाने के लिए जहां मरकजी सरकार की तरफ से भी कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म हिंद की तरफ से खेलो इंडिया जैसा प्रोग्राम भी शुरू किया गया ताकि नौजवान खेलकूद की तरफ आए। मगर राजौरी के अंदर की मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये वो तस्वीर है राजौरी मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम की, जिसके बनाने के लिए 25 लाख से ज़्यादा का खर्चा हुआ और तकरीबन 2019 में इसको कंप्लीट किया गया। आखिर में तकरीबन 4 साल से ज़्यादा का वक्फा हुआ है बने हुए इसके, और आज इसकी हालत आप देख सकते होंगे कि पूरी तरह ज़मीन बोझ हो चुका है। पवेलियन जो बनाया गया बैठने के लिए उसकी हालत भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो इसके ऊपर छत डाला गया मैं उसकी हालत भी आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि खेल कूद के लिए नौजवानों को इस तरफ लाने के लिए कई बड़े कदम जरूर उठाए जाते हैं, मगर ज़मीनी सतह पर उस खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए बनाए जाने वाले ढांचे की कंडीशन में आपको दिखाता हूँ। और इसके साथ एक नीचे छोटा सा चेंजिंग रूम बनाया गया था और इसके अंदर इतनी ज़्यादा स्मेल और इतनी ज़्यादा गंदगी है कि अंदर दाखिल होना भी इसके मुश्किल है और इतनी बुरी हालत है। राजौरी शहर के बीचों की हालत में आपको दिखा रहा हूं कि हालांकि ज़राए के हवाले से खबर जरूर सामने आई है कि इस पर 25 लाख से ज़्यादा का खर्चा किया गया था ताकि नौजवान यहां इस तरफ आएँ और खेल कूद की तरफ लगे रहें, क्योंकि मरकजी सरकार का भी एक मंसूबा है जहां वज़ीर आज़म हिंद की तरफ से भी एक बड़ा मंसूबा चलाया गया, खेलो इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया ताकि नौजवान मुनशियात जैसी लानत से दूर रहकर इन स्पोर्ट्स की तरफ आए। मगर स्पोर्ट्स के ढांचे में राजौरी के अंदर ढांचा जो राजौरी के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूं इसकी हालत आप देख सकते होंगे, क्योंकि मैं जिस तरह बता रहा हूं हमारे ज़राए जो हमें बताते हैं 25 लाख से ज़्यादा का खर्चा इस पर हुआ और 2019 के आखिर तक कंप्लीट किया गया। और ये मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम में आपको जो दिखा रहा हूं इस वक्त भी नन्हे नन्हे बच्चे आपको जरूर इसके अंदर खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा स्पोर्ट्स स्टेडियम है जहां इंटर स्कूल यानी इंटर डिस्ट्रिक्ट जितने भी एक्टिविटीज़ हुई हैं जिसमें तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट आए वो इसी ग्राउंड के अंदर होती है। मगर उसके बावजूद इस ग्राउंड की हालत जो मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि कितनी बड़ी लापरवाहियां हुई हैं इन चीज़ों में, क्योंकि 3-4 साल के अरसे के अंदर अंदर ये ज़मीन बोझ हुआ और जो ये पवेलियन बैठने बच्चों के लिए बनाया गया था इसकी कंडीशन आप देख सकते होंगे कि किस तरह की है। हालांकि ये इस वक्त ख़तरनाक हो चुका है क्योंकि इसके पीछे बिल्कुल नदी है और नदी के किनारे ये बनाया गया है, जिसके हालत में आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ। पूरे इस मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम की ये हालत हुई है। हालांकि महकमा की तरफ से दावा ज़रूर किया जा रहा है कि इसके टेंडर किए गए हैं, दोबारा इस पर काम शुरू किया जाएगा, मगर बड़ा सवाल यह है कि 4 या 5 साल के अरसे के अंदर 25 लाख से ज़्यादा की लागत पर बनाए गए इस ढांचे की मैं कंडीशन आपको दिखा रहा हूं और बच्चों के बैठने के लिए जो जगह बनाई गई थी उसकी हालत भी मैं आपको दिखा रहा हूं। कई स्पोर्ट्समैन ऐसे हैं जिनसे हम लगातार इसको लेके बात कर रहे हैं, क्योंकि ये इकलौता मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम राजौरी शहर के बीचों बीच में है जहां मैं इस वक्त भी आपको हाल इसकी हालत बता रहा हूँ। इसके अंदर कुछ कोर्ट भी बनाए जा रहे हैं जिसमें बास्केटबॉल का कोर्ट भी बनाया गया, दीगर चीज़ें भी, और छोटे छोटे बच्चे आपको यहाँ खेलते भी नजर आएंगे। मगर सबसे बड़ी चीज़ जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस पर 25 लाख से ज़्यादा का खर्चा किया गया, मगर आज इसकी हालत ये पड़ी हुई है। राउतसुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। कश्मीर की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल एस्टेट सिडको लासीपुरा पुलवामा में वेस्ट मैनेजमेंट निज़ाम की अदम मौजूदगी की वजह से
सनती फुजला मशहूर नाला रंबी आरा के साथ फेंक दिया जाता है, जिससे माहौलियाती आलूदगी के साथ साथ ताज़ा पानी भी आलूदा हो जाता है। मुकामी लोगों ने कहा कि कचरे के ढेर से बीमारियां फैलने का खदशा रहता है। मुकामी लोगों के मुताबिक हुकूमत की जानिब से वाटर चैलेंजेस और दीगर वसाइल को आलूदा होने से बचाने के लिए कोई भी इक़दामात नहीं किए गए हैं, जिसके नतीजे में सारा कचरा और सनती फजला नाला और इसके आसपास के इलाकों में फेंका जा रहा है। और अब मुकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि इस मामले पर जल्द से जल्द नजर डालें। साहब, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल एस्टेट होने के बावजूद आईजीसी सेंट्रल लासीपुरा का एक नाम है, लेकिन यहाँ पे एज अ शहरी, एज अ ट्रेडर, एज अ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट मैं यही बताना चाहूँगा कि जो ये लासीपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट है, मैं डायरेक्टर इंडस्ट्रीज कश्मीर से इसमें मुद्दाना अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, साथ साथ अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा को भी, कि वो इस मसले को देखें जी। जो अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, जगह जगह पे प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि जो आईजीसी लासीपुर है बड़ी इंडस्ट्रियल एस्टेट है जहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी है कोल्ड स्टोरेज की, लेकिन जो कोल्ड स्टोर में मेवा सड़ जाता है या गल जाता है, अनफॉर्चुनेटली वो लोग उस सड़े हुए मेवे को या वेस्ट को, जितना भी वेस्टेज होता है, जो हॉस्पिटल से वेस्ट आता है, वो रंबी आरा में बहाते हैं। रंबी आरा एक स्ट्रीम है, फ्रेश वाटर स्ट्रीम है, जिसमें बहुत फिश एंड फाउना भी है और लोग उसका पानी इस्तेमाल भी करते हैं। तो हम यहाँ पे यही मोदवाना गुजारिश करेंगे कि जो के आसपास रहने वाले लोग हैं उनमें बीमारियों का फैलने का खदशा है। हम फिर एक बार गुजारिश यही करेंगे कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म को अडॉप्ट किया जाए ताकि लोगों को मुश्किलात में का सामना ना करना पड़े। हवाले से मैं ये कहूँ कि हमने बहुत बार एक मेमोरेंडम दिया, हम हर एक अथॉरिटी के पास गए, सिडको अथॉरिटीज़ के पास गए, हमने अपना मेमोरेंडम दिया कि यहाँ पर डंपिंग यार्ड की बहुत ज़रूरत है। जितना भी सॉलिड वेस्ट यहाँ पर निकलता है वो यहाँ पर कहीं जगह ही नहीं है। यहाँ पर पहले रंबी आड़ा नाला में डालते थे, लेकिन वहाँ पर जो जितना भी पानी होता था। तो चलिए नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।